नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनकी फिल्म प्रेम कहानी की। ये उस दौर की बात है जब राजेश खन्ना की फिल्मों की सफलता और देवयानी चौबल जैसी फिल्म पत्रकार जैसे शुभचिंतकों ने उन्हें अंकों की सफलता आंकने के लिए एक नए तरीके की तरह का प्रचार करने के लिए उकसाया था। लेकिन उन्हें यह एहसास कभी नहीं हुआ कि एक दिन ये पैमाना उन पर भी लागू हो जाएगा। साल 1974 के आखिर तक कोई शक नहीं रहा कि फिल्म आपकी कसम, प्रेम नगर और रोटी जैसी कामयाब फिल्मों के बावजूद राजेश खन्ना की कामयाबी की लहर सूख चुकी थी। 1975 में उनकी एकमात्र सफल फिल्म थी प्रेम कहानी, और वो ज्यादा से ज्यादा एक औसत फिल्म थी। अगर बिल्कुल नाकामयाब नहीं भी होती तो उनकी बाकी फिल्मों की अगर उसके मुकाबले में इसका मूल्यांकन करें तो। निर्देशक के रूप में राज खोसला के साथ प्रेम कहानी दो रास्ते की टीम को एक बार फिर साथ लेकर आई थी। राजेश खन्ना, मुमताज आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 8वीं बार एक साथ आने वाले राजेश खन्ना और मुमताज हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक थे और उनकी कोई भी फिल्म टिकट खिड़की पर कभी पिटी नहीं थी। ये एक बड़ी खास बात थी। और बात के दिनों में आज अगर आप मुमताज़ का इंटरव्यू करें तो वो इस बात को बड़ी गौरव के साथ कहती हैं कि राजेश खन्ना के साथ मैंने जितनी फिल्में की सब की सब सुपर डुपर हिट रहीं। राजेश खन्ना के साथ मैंने कभी कोई फ्लॉप फिल्म नहीं की। और अगर राजेश खन्ना को कोई जादू मंत्र चाहिए था तो इससे बेहतर नहीं हो सकता था। और इस फिल्म में शशि कपूर भी थे। विनोद खन्ना के साथ एक लंबी खास भूमिका एक मेहमान कलाकार के तौर पर वो भी इस फिल्म में थे। प्रेम कहानी का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खास संगीत था। लता मंगेशकर, किशोर कुमार अपने पूरे बहाव में थे इस फिल्म में। दो रास्ते के बिंदिया चमकेगी की तरह प्रेम कहानी के शुरू में एक शीर्षक गीत था, प्रेम कहानी में। और राजेश खन्ना मुमताज की केमिस्ट्री दर्शाता हुआ ये गीत। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी पटकथा पर राज खोसला की पकड़ खोने लगी, क्योंकि जैसे ही रोमांचक पहलू की जगह ज्यादा गंभीर मुद्दे ने जब इस फिल्म में अपनी जगह बनाई तो फिल्म कुछ और ही हो गई। फिल्म के साथ साथ तीव्रता से बढ़ने की वजह से घटनाक्रम दिलचस्पी बनाए रखने के लिए काफी था, लेकिन कमजोर पटकथा दर्शकों के लिए उबाऊ थी। क्योंकि उस दौर में, हालांकि आज भी और हमेशा ही, किसी भी फिल्म के गाने अच्छे हों, स्टार कास्ट उसकी बेहतर हो, लेकिन उस फिल्म की कहानी क्या है, पटकथा कैसी है, ये बहुत डिपेंड करता है। हर दौर की बात है ये। प्रेम कहानी में राज खोसला के लिए काफी असरदार पल था, लेकिन उनका ये सोचना गलत था कि रोचक ढंग से बोले गए बढ़िया डायलॉग से सब कुछ सही हो जाएगा। मुड़कर देखें तो प्रेम कहानी एक खराब फिल्म तो नहीं है, लेकिन उसमें दो रास्ते या आराधना वाली नफासत नहीं है और इतनी अंतरंगता भी नहीं कि अपना जादू चला सके, जो उसके उतनी बड़ी हिट न होने का एक कारण हो सकता है। जितनी वो हो सकती थी उतनी हुई नहीं। प्रेम कहानी पूरी तरह से एक रोमानी फिल्म भी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि राजेश खन्ना एक मृदुभाषी कवि जो क्रांतिकारी बन जाता है के रूप में गलत किरदार में थे। उन्होंने नमक हराम में भी ऐसा ही किरदार निभाया था, मगर यहां बात अलग थी, क्योंकि प्रेम कहानी एक घटिया फिल्म के तौर पर पेश की गई एक फीकी पटकथा के अलावा उसका निर्माण भी बहुत लापरवाह था। 1940 के कॉलेज छात्र ऐसे कपड़े पहने हुए जैसे कि वो 1970 से हो। साथ में उदासीन निर्देशन और संपादन। उदाहरण के लिए एक सीन में सिपाहियों की वर्दी में 4 छोटे कलाकार एक जीप में चढ़ने के लिए भागते हैं, और जब उनमें से एक छूट जाता है तो वो सवालिया नजर से कैमरे की ओर देखता है। और ये सीन तैयार फिल्म में शामिल है, और इसका कोई मतलब आपको समझ में नहीं आएगा इस फिल्म में अगर आप प्रेम कहानी को देखेंगे। और इस पर्टिकुलर सीन पे अगर दीवार की असली लोकेशंस ने उसको प्रेम कहानी से ज्यादा रोचक बना दिया तो सलीम जावेद की उस साल की दूसरी बड़ी फिल्म शोले साल 1975 ने हिंदी फिल्मों के निर्माण की रूपरेखा को एक नई परिभाषा दी। टॉप पर जाकर खड़े हो गए सलीम जावेद। दीवार और शोले के साथ रखकर देखें तो जहां तक नाटकीय घटनाओं का सवाल है, प्रेम कहानी जैसी फिल्म अपने आप
इस दौर में आते हुए खुद ही फीकी पड़ जाती है, जो कि शोले हैं, दीवार हैं, और उसकी अपनी खामियों ने भी उसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया। ये भी एक बड़ी वजह है। प्रेम कहानी साल 1975 में राजेश खन्ना की एकमात्र फिल्म थी। जे ओम प्रकाश की आक्रमण साल 1975 में उनकी मेहमान भूमिका को अगर छोड़ दिया जाए, जिसमें वो अंग कटे हुए एक सिपाही की भूमिका में कुछ सीन्स में नजर आते हैं, लेकिन अधिकतर फौजी आया जब गांव में गीत के लिए याद किए जाते हैं, और एक सिपाही के जोश को समर्पित गीत जो पहले सिपाही रह चुके और राजेश खन्ना के मनपसंद गीतकार आनंद बख्शी ने लिखा था। हालात को और भी बदतर बनाते हुए अमिताभ बच्चन के लिए सिर्फ वो साल बहुत अच्छा ही नहीं था, बल्कि शोले के बाद नए बादशाह के रूप में भी उनकी जय जयकार हो रही थी। न सिर्फ एक चुनौती देने वाले के रूप में, अमिताभ बच्चन की हर एक कोशिश राजेश खन्ना जो भी कर रहे थे उसे और ज्यादा खराब दिखाती, और जो दरारें नमक हराम के बाद उभरने लगी थी अब साफ दिखने लगी थी। राजेश खन्ना ने महाचोर साल 1976 में सोच समझकर वक्त के साथ बदलने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत ने उनके इस जोश में उनका साथ नहीं दिया और फिल्म बुरी तरीके से पिट गई। बल्कि एक फिल्म मैगजीन ने एक टाइटल लिखा कि महाचोर है महाबोर। ये स्थिति थी। आमतौर पर राजेश खन्ना की फिल्मों में उनके लिए कुछ एक हल्के फुल्के सीन्स होते थे, जिनमें वो अच्छी खासी कॉमेडी भी कर लेते थे, लेकिन बावर्ची के बाद भी राजेश खन्ना ने कभी कोई पूरी तरह कॉमेडी फिल्म नहीं की। और इस संदर्भ में ये साफ था कि महाचोर पहले सीन से ही एक हंसी मजाक वाली फिल्म थी, जिसमें हम राजेश खन्ना को बॉम्बे पुलिस के एक निक्करधारी कांस्टेबल के रूप में देखते हैं, जो कि उस दौर का ट्रेंड था। महाचोर में कोई और अदाकार होता तो शायद फिल्म ज्यादा चलती। ये बात भी उस दौर में तमाम फिल्म मैगजीन्स ने कही। राजेश खन्ना एक खरे दिल वाले नटखट और अपना बचाव करने में काबिल धोखेबाज के किरदार में कहीं नहीं चुके, लेकिन जब हालात अच्छे ना हो तो सब कुछ गलत लगता है। उसी साल प्रकाश मेहरा की हेरा फेरी आई साल 1976 में, जिसमें अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना इसी प्रकार के किरदार निभा रहे थे। में काफ़ी कुछ महाचोर जैसा था, लेकिन जहां पहले वाली फिल्म एक क्लासिक मानी जाती है तो दूसरी दर्शकों के जहन से साफ हो गई लगती है। महाचोर को लोग याद नहीं करते। महाचोर में एक सीन है, दीवार के एक बेहतरीन सीन की उपज है, जहां विजय भगवान का सामना करता है और निर्देशक नरेंद्र बेदी का राजेश खन्ना के भगवान से जवाब तलब करने का निर्देशन अजीब ढंग से यश चोपड़ा के निर्देशन जैसा है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट लगता है। और ये बात राजेश खन्ना के सलीम जावेद के पटकथा लेखन के जुड़ाव के दिलचस्प मुद्दे को उठाती है। फिल्म में आर डी बर्मन के संगीत में दो एक गुनगुनाने लायक धुनें हैं, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ लता मंगेशकर किशोर कुमार का। और अगर आप इस फिल्म का सही से मूल्यांकन करें और अगर आपने इस फिल्म को देखा हो और अगर आप मुड़कर देखें तो संगीत की ज्यादा बड़ी देन अघोषित शीर्षक गीत में ही छुपी है। मेरा नाम यारों महाचोर है। इसमें आनंद बख्शी के गीत में एक दो फिक्रे हैं, जिनमें शायद पहली बार हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी लफ्जों को बाकायदा हिंदी शब्दों के साथ मिलाया गया। आनंद बख्शी ने पूरी शान से लिखा, मैं गलियों का राजा वो महलों का किंग, मैं चांदी का छल्ला वो सोने की रिंग। गुलजार के बंटी और बबली 2005 में जो फिल्म आई उसमें भी आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। लिखने के लगभग वैसा ही है जिसकी शुरुआत आनंद बख्शी ने की थी, अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में। और शायद महाचोर नफासत की बेहद कमी से भी ग्रसित थी, क्योंकि फिल्म बिना किसी झिझक के आम दर्शकों को लुभाने वाली थी। फिल्म में कांग्रेस जो उस समय सत्ता में थी के पक्ष में बहुत प्रचार भी था, जिसमें एक सीन में वोट फॉर कांग्रेस भी दीवार पर लिखा था। और राजेश खन्ना एक गरीब बच्चे से वादा करते हैं कि तत्कालीन सरकार दुनिया को उस जैसों के लिए एक बेहतर जगह बनाएगी। आपातकाल के समय सिनेमाघरों में चल रहा यह सीन उस वक्त के सामाजिक माहौल से बिल्कुल अलग था, जिससे दीवार और आंधी जैसी फिल्में प्रेरित थीं। उस दौर में आंधी को बैन भी किया गया था और गुलजार साहब की ये फिल्म, जिसमें कहा जाता था कि सरकार के खिलाफ जाती हुई फिल्म है ये। बदकिस्मती से महाचोर टिकट खिड़की पर ज्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो राजेश खन्ना को संभले रहने के लिए कुछ भी दे सकती थी। फिल्म उतना नहीं चली जितनी उम्मीद थी, लेकिन उसने उन्हें वापसी के लिए कॉमेडी और हल्की फुल्की फिल्में करने का ख्याल
ज़रूर दे दिया। अगर मौजूदा हालात का अपमान करना ही तो वो हथियार था जो एक्शन फिल्मों ने असरदार होने के लिए अपनाया था, तो राजेश खन्ना ने फैसला लिया कि उनका तरीका विनोद खन्ना और हंसी दिल्लगी के साथ ही होगा, और हुआ भी। और इसके बाद राजेश खन्ना कुछ इसी तरह की फिल्में करने लगे, लेकिन कामयाबी वो वाली दोहराई नहीं जा सकी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।